नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर थे तो आपने कई बार सुना होगा कि पीएफ क्लेम करने के लिए हमें इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है या फिर पीएफ अकाउंट का ये काम करने के लिए हमें इस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से संबंधित हर एक काम के लिए अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल होता है। पीएफ मेंबर्स को कई सारे फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आपको सभी फॉर्म के बारे में जानकारी होगी तो पीएफ अकाउंट से संबंधित किसी भी फॉर्म को इस्तेमाल करने में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ अकाउंट से संबंधित सभी फॉर्म के बारे में जानकारी दूंगा, बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म कब काम आता है और कौन से फॉर्म को सेटल होने में कितने दिन का समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीएफ अकाउंट से संबंधित सभी फॉर्म के नाम बता देता हूँ, उसके बाद में इन सभी फॉर्म के बारे में जानकारियां दूंगा। तो पीएफ अकाउंट से संबंधित वो फॉर्म कुछ इस तरह है। तो पहला फॉर्म है फॉर्म 31, दूसरा फॉर्म है फॉर्म 19, तीसरा फॉर्म है फॉर्म 10C, चौथा फॉर्म है फॉर्म 13, पांचवा फॉर्म है फॉर्म 15G, छठा फॉर्म है फॉर्म 15H, सातवां फॉर्म है एएसआर फॉर्म और आठवां फॉर्म है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। अब जानते हैं इन सभी फॉर्म के बारे में डिटेल में। तो पहला फॉर्म है फॉर्म 31। फॉर्म 31 एक एडवांस क्लेम फॉर्म है। इस फॉर्म का इस्तेमाल पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में पैसा निकालने के लिए किया जाता है। अगर कोई पीएफ मेंबर है जो अभी जॉब कर रहा है और उसके पीएफ अकाउंट में पैसा भी जमा हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि जॉब करते हुए भी वो अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सके, तो इसके लिए उसे एडवांस क्लेम करना पड़ेगा और एडवांस क्लेम करने के लिए उसे फॉर्म 31 का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर बात करें कि फॉर्म 31 को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस फॉर्म को आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म से किए गए क्लेम को सेटल होने में कितने दिन का समय लगता है, तो फॉर्म 31 को सबमिट करके किए गए क्लेम को यानी कि एडवांस क्लेम को सेटल होने में 2 हफ्ते का समय लगता है। वैसे एडवांस क्लेम को सेटल होने में जो समय लगता है वो डिपेंड करता है कि आप किस कारण के चलते अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में पैसा निकाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवांस क्लेम करने के लिए आपको कारण बताना होगा जिस कारण के चलते आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में पैसा निकालना चाहते हैं। एडवांस क्लेम करने के लिए कई सारे रीजन है यानी कि कारण है। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगला फॉर्म है फॉर्म 19। तो फॉर्म 19 जो फॉर्म है, इस फॉर्म का इस्तेमाल पूरे पीएफ अमाउंट को निकालने के लिए किया जाता है। देखिए, हमारे पीएफ अकाउंट में 2 पार्ट में पैसा जमा होता है, एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। तो पीएफ फंड के पैसे को निकालने के लिए फॉर्म 19 का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस फॉर्म का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी जॉब से रिजाइन दे देंगे। जॉब से रिजाइन देने के बाद में जब बात आती है पूरे पीएफ अमाउंट को निकालने की, तब इस फॉर्म को यानी कि फॉर्म 19 को इस्तेमाल करना पड़ता है। इस फॉर्म को आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। और अगर बात करें कि इस फॉर्म को सेटल होने में कितने दिन का समय लगेगा, तो फॉर्म 19 को भी सेटल होने में 2 हफ्ते का ही समय लगता है। अगला फॉर्म है फॉर्म 10C। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पीएफ अकाउंट में 2 पार्ट में पैसा जमा होता है, एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। तो जब आप अपनी जॉब से रिजाइन दे देंगे तो आपके पीएफ अकाउंट में जो पेंशन फंड का पैसा होगा उसे निकालने के लिए आपको फॉर्म 10C का ही इस्तेमाल करना होगा। इस फॉर्म को भी आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपनी जॉब से रिजाइन दे देंगे, यानी कि फॉर्म 19 के साथ ही आप फॉर्म 10C को भी सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करें कि फॉर्म 10C को सेटल होने में कितने दिन का समय लगेगा, तो इस फॉर्म को भी सेटल होने में 2 हफ्ते का ही समय लगता है। अगला फॉर्म है फॉर्म 13। दोस्तों, फॉर्म 13 एक ट्रांसफर फॉर्म है जिसके जरिए आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि पीएफ ट्रांसफर क्या है और पीएफ ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक पीएफ अकाउंट से पैसा दूसरे पीएफ अकाउंट में पहुंचाना ही पीएफ ट्रांसफर कहलाता है। तो अगर कोई पीएफ मेंबर अलग अलग कंपनी में जॉब करता है तो उसके एक यूएएन नंबर के साथ में कई सारे पीएफ अकाउंट लिंक हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसे में जब बात आती है जॉब से रिजाइन देने के बाद में पीएफ का पैसा निकालने की, तो सभी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और पीएफ ट्रांसफर करने के लिए पीएफ मेंबर्स को फॉर्म 13 का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर्म 13 को भी हम पीएफ अकाउंट से ही ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करें कि पीएफ ट्रांसफर का क्लेम कितने दिनों में सेटल होगा, तो अगर आपने भी पीएफ ट्रांसफर किया है तो इस क्लेम को सेटल होने में जो समय लगेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को आपका एम्प्लॉयर कितनी जल्दी अप्रूव करता है। जितनी जल्दी आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, उतनी जल्दी आपके पीएफ ट्रांसफर का क्लेम सेटल हो जाएगा। अगला फॉर्म है फॉर्म 15G। फॉर्म 15G एक टीडीएस सेविंग फॉर्म है जिसके जरिए आप अपने पीएफ अमाउंट पर लगने वाले 10% टीडीएस को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि पीएफ अमाउंट पर 10% टीडीएस क्यों लगता है। तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए यानी कि फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को सबमिट करके जब हम पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालते हैं
तो इसका एक नियम है। वो नियम ये है कि अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम हुई और आपका पीएफ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालते हैं तो आपके पीएफ अमाउंट से 10% टीडीएस काट लिया जाता है। और इसी 10% टीडीएस को बचाने के लिए पीएफ मेंबर्स को फॉर्म 15G का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बात करें कि फॉर्म 15G को कैसे इस्तेमाल करना है, तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म 19 को सबमिट करेंगे तो आपको फॉर्म 15G को अपलोड करने का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म 15G को अपलोड कर सकते हैं। अगला फॉर्म है फॉर्म 15H। ये फॉर्म भी फॉर्म 15G की तरह है। इस फॉर्म का इस्तेमाल भी पीएफ अमाउंट पर लगने वाले 10% टीडीएस को बचाने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म को इस्तेमाल करने की भी वही शर्त है कि अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्म 15H का इस्तेमाल करना है। लेकिन फॉर्म 15H का इस्तेमाल वही पीएफ मेंबर्स कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो। अगला फॉर्म है एएसआर फॉर्म। एएसआर फॉर्म एक ऑफलाइन फॉर्म है। इस फॉर्म का इस्तेमाल आपको ऑफलाइन ही करना है, यानी कि इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ता है। लेकिन अब जानिए कि एएसआर फॉर्म का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो जब आपका क्लेम सेटल हो जाता है, लेकिन कुछ कारणों के चलते आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ना आकर वापस पीएफ ऑफिस के पास चला जाता है, तब ऐसी कंडीशन में आपको एएसआर फॉर्म को ऑनलाइन भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ता है। पीएफ क्लेम सेटल होने के बाद में सेटल किया गया अमाउंट अगर पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में ना आए और वो पैसा वापस पीएफ ऑफिस के पास चला जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्लेम सेटल बट रिटर्न कहते हैं। और ऐसे ही कंडीशन में एएसआर फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एएसआर फॉर्म को इस्तेमाल करने से होगा ये कि आपका जो सेटल किया गया अमाउंट है, जो पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न चला गया था, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा। एएसआर फॉर्म को सेटल होने में थोड़ा समय लगता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसका मैं समय भी आपको नहीं बता पाऊंगा। अगला फॉर्म है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। दोस्तों ये फॉर्म भी एक ऑफलाइन फॉर्म है, लेकिन ये एक करेक्शन फॉर्म है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई जानकारियां गलत है तो उन जानकारियों को आप इस फॉर्म की मदद से सही करवा सकते हैं। इस फॉर्म के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी लिंक करवा सकते हैं। अगर बात करें कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को इस्तेमाल करने की क्या प्रोसेस है, तो अगर आपके पीएफ अकाउंट की कोई जानकारी आप सही करवाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को गूगल से डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने के बाद में आपको इस फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा कर देना है। आपके पीएफ अकाउंट में आप जो जानकारियां सही करवाना चाहते हैं वो जानकारियां सही हो जाएगी। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में और भी कई सारी जानकारियां हैं जिन्हें हर एक पीएफ मेंबर्स को जानना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए पीएफ अकाउंट में करेक्शन होने में कितना समय लगता है। तो अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसमें 1 महीने का समय लगेगा। दोस्तों ये थे पीएफ अकाउंट से संबंधित कुछ फॉर्म जिनके बारे में अभी आपने जाना। पीएफ अकाउंट से संबंधित और भी कई सारे फॉर्म है, लेकिन जो जरूरी फॉर्म है वो यही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में बताई गई नॉलेज आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।